हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। चैन सभी को। तो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं और आप सभी को पता है कि मैं वीडियोस डाल रहा हूँ एनडीए पे। जो सिलेबस है अपना उसको अच्छे से रिवाइज करने के लिए और कम से कम टाइम में रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज अपन करने जा रहे हैं वेक्टर्स। क्या? वेक्टर्स। वेक्टर अलजेब्रा कम से कम टाइम में करेंगे और एकदम बेटर करने की कोशिश करेंगे। सारे जो कॉन्सेप्ट हैं इम्पोर्टेंट उसको रिवाइज करेंगे और आपको सिर्फ मेरी बातें सुननी है, समझनी है कि मैं क्या कह रहा हूँ। उससे आपका वेक्टर का डर ख़त्म हो जाएगा और आप सभी को डर नहीं लगेगा पेपर से। ये 2 दिन पहले भी आके देख सकते हैं। अगर किसी को वेक्टर अलजेब्रा में दिक्कत है तो वो शायद दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कैसे हैं आप सही? बढ़िया। वेक्टर अलजेब्रा करेंगे, फिर अगली वीडियो में अपन करेंगे थ्री डी ज्योमेट्री। फिर उससे अगली वीडियो में अपन करेंगे लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का रिवीजन, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पड़ जाता है। फिर डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन डेफिनेट इंटीग्रल्स, डेफिनेट एरिया बाउंडेड डिफरेंशियल इक्वेशन तो हो जाएगी। और डिफरेंशिएशन हो गया, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, थोड़ा सा मिसलिनियस कॉन्सेप्ट। और फिर उसके बाद में अपन शुरू करेंगे फिज़िक्स। ठीक है। इंग्लिश तो यार अपन कर भी देते हैं और इंग्लिश का तो कोई यार छोटा टॉपिक है नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है। और इंग्लिश तो मतलब अपन ने बचपन से पढ़ी है तो अपनी चलती है, थोड़ी बहुत आती रहती है। तो अपन करेंगे फिज़िक्स, जिसके क्वेश्चन करने में थोड़ी दिक्कत होती है उसका रिवीजन। इंग्लिश का यूँ समझो, अगर तुम बिल्कुल गौर से क्वेश्चन को पढ़ के सोल्व करोगे ना तो 30 क्वेश्चन के आसपास तुम्हारे हो जाएंगे। 30 क्वेश्चन के आसपास है एवरेज। तुम बढ़िया सही करके आओगे, 50 में से 30 बिल्कुल सही। और किसी ने ढंग से पढ़ दिया तो 40 आ जाए। 30 क्वेश्चन अगर बिल्कुल सही कर दिए तुमने तो 30 को 4 से मल्टीप्लाई करना, 120 नंबर। 120 नंबर तुम्हारे इंग्लिश में आ गए। तो इसलिए इंग्लिश तो तुम मतलब अपन को तो पास करने जितना करना है 300 नंबर लिख के आने हैं इसमें। 300 नंबर के आसपास 120 अगर उसमें आ गए तो सोचो कितनी बड़ी बात है, 180 नंबर बाकी है। तो ये है। इसलिए इंग्लिश तो अपन को बस ये ध्यान में रखना है कि इंग्लिश को जब क्वेश्चंस करें तो बिल्कुल डीप में क्वेश्चंस को, कोई भी क्वेश्चन करो आप बिल्कुल डीप में पढ़ के करो। हर कॉन्सेप्ट को, हर वर्ड को समझो क्या लिखा हुआ है। इंग्लिश के क्वेश्चन पढ़ो तो हिंदी मीनिंग में ट्रांसफ़र करो। मैथ के क्वेश्चन पढ़ो तो हर एक पॉइंट को ध्यान से देखो। इजी क्वेश्चन है तो उसमें कुछ तो गड़बड़ है, और ऐसे करके फिर अपन को पता चले, फिर अपन ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। जो भी क्वेश्चन लगे कि यार ये नहीं आ रहे तो उसको छोड़ दो। ठीक है। तो फिलहाल तो अपने बहुत कम डेज़ बचे हैं पेपर की तैयारी के लिए, तो अपने को उन पर ध्यान देना है जो जिनकी वजह से अपना टाइम जो पिछला था वो रहा था। जैसे कि मैथ की वजह से बच्चों का रह जाता है। जैसे कि फिज़िक्स वगैरह हो गए। ठीक है, ये हो गया। तो जिनकी वजह से रह जाता है ना, मतलब रह किसकी वजह से गया, तो मैथ मेन तो मैथ था ना, मैथ की वजह से रह गया। दूसरा क्या था, फिज़िक्स वगैरह के क्वेश्चन और 2-4 नहीं लग पाए। इंग्लिश का तो इंग्लिश में 2-4 सही नहीं हो पाए। ठीक है, जियोग्राफी में नहीं हो पाए तो उनकी वजह से रहा था ना। तो मेन जिनकी वजह से रहा था उस पर ध्यान दो। मेनली तो होता है मैथ्स करने के बाद बाकी सब्जेक्ट्स पर ध्यान दो। ठीक है। बाकी किस्मत की बात होती है कि भाई तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो पेपर आसान आ जाएगा, वरना थोड़ा हार्ड आ जाएगा, तो वही फिर कट ऑफ डाउन चली जाएगी। तो मैं तुम्हें यही कहूँगा कि ज़्यादा सोचो मत, जितना कम टाइम बचा है उस हिसाब से काम करो और अपना डर ख़त्म करो। कहीं भी कुछ भी फंसो तो दिल पे हाथ रखो और कहो। तो फिलहाल तो मैथ करते हैं अपन। और इंग्लिश का मैं आप सभी को फिर से कहूँगा कि इंग्लिश का जब आप सोल्व करें तो हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डीप में पढ़ के और फिर एकदम समझ के फिर ये आंसर करना। मीनिंग वगैरह पे डिपेंड में मत रहना, लेकिन अगर क्वेश्चन आ रहा है तो फिर करना और उसको मतलब ढंग से करना यार। 2 मिनट हाँ, 1 ही मिनट देनी है ना ये क्वेश्चन को, 1 मिनट के अंदर अंदर करना है यार, 1 मिनट के अंदर अंदर। तो उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के करना है ब्रो, ध्यान से पढ़ के, बिल्कुल ध्यान से पढ़ के सोल्व करके फिर करना। इंग्लिश तुम कर दोगे। और रही बात उनकी तो फिर वो करते हैं बाकी।
इंग्लिश तो तुम कर ही दोगे, रिवीजन करना है फिज़िक्स का। तो चलो तो गाइज, तो अपन देखते हैं अपना वेक्टर अलजेब्रा करते हैं, ठीक है ब्रो। वेक्टर अलजेब्रा वो करने जा रहे हैं अपन, और इसको कोशिश करेंगे बहुत अच्छे तरीके से करें, और आप सभी को टेंशन ना हो इस चैप्टर के बारे में, अच्छे से रिवाइज हो जाए। भाई देखो, वेक्टर और स्केलर, वेक्टर वो चीज़ होती है जिसको अपन डिफाइन करते हैं डायरेक्शन बेस पे, कि अगर मैंने ये पेन ऐसे रख दिया तो इसको मैंने एक डायरेक्शन दे दी कि इतने एंगल पे है, इस मतलब अगर ऐसे है तो ये इसमें हो गया, इधर मान लो कि अपनी वेस्ट है तो ये वेस्ट में हो गया, इधर से एंगल में कर दिया तो एक एंगल पे इंक्लाइन हो गया, इधर से ऊपर स्पेस की साइड हो गया, तो डायरेक्शन बेस हो गया। अब मैं एक लाइन रखता हूँ, कोई भी लाइन ऐसे, अब मेरे को तो इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, डायरेक्शन कैसे भी चेंज करता हूँ, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड से मतलब है कि ये मैग्नीट्यूड, ये पेन है मेरा, ये पेन है मेरा एक बिलांद का, ऐसे समझ लो, या फिर मेरा ये पेन है अपना 15 सेंटीमीटर का मान लो, ये 12-13 सेंटीमीटर का पेन है, तो इसकी मैंने लेंथ निकाल दी, 12-13 सेंटीमीटर का है, और एक डायरेक्शन फिक्स कर दी, तो ये हो गया वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी के पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, जैसे कि वर्क हो गया, वॉल्यूम हो गई, टाइम हो गया, मास हो गई, लेंथ हो गई। वेक्टर जो क्वांटिटी होती है ना, उसके पास डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गई, वेलोसिटी हो गई, मोमेंटम हो गया। 1 मिनट होगा इसे, ठीक है गाइज। तो अपन कर रहे थे वेक्टर अलजेब्रा, जल्दी से करते हैं। पहले अपन फोकस करेंगे अपनी मैथमेटिक्स को कंप्लीट करने की, जो मैथमेटिक्स में अपने 10 से 12 चैप्टर अपन वो करने हैं, वो करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले, उसके बाद अपन आगे देखेंगे क्या प्लान रहता है अपना। फिलहाल वेक्टर अलजेब्रा करता हूँ, उसके बाद 3D की में ध्यान देना रहेगा। तो वेक्टर अलजेब्रा मैंने आपको बताया, स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का एरो बनाया जाता है, वो रिप्रेजेंटेशन होता है, और ए और बी बोला जाता है। ए टू बी वेक्टर क्या होगा, जो एरो का ये वाला साइन होता है ना, उस पर जो पॉइंट होगा वो कहला जाएगा बी, और जो टेल वाला पॉइंट होगा वो ए होगा, और फिर ए टू बी वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। ए टू बी वेक्टर क्या रहेगा, ए मैग्नीट्यूड कहेंगे उसके, ए को जो मैग्नीट्यूड कहेंगे, ठीक है, और डायरेक्शन अपने फिर अलग रहेगी। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स कैसे बताते हैं अपन, 2 वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर है और उनकी डायरेक्शन भी सेम है। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, ठीक है। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर क्या होता है, उस इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड्स, मतलब उसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, ठीक है। The modulus of the null vector is 0 and denoted by O vector others than null vectors have the proper vectors.
ठीक है भाई, ज़्यादा बड़ा है नहीं, छोटा ही है। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, हुज मैग्नीट्यूड इज ऑफ यूनिट लेंथ इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। इफ ए इज a vector whose magnitude is a, then unit vector in the direction of is denoted by the a cap is obtained by dividing the vector by its magnitude। समझ में आई बात? एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट होती है, वो होता है यूनिट वेक्टर। जैसे कि ए कहता है वो यूनिट वेक्टर, लेकिन ए वेक्टर है उसका कोई मैग्नीट्यूड है, ए का मैग्नीट्यूड है कोई, ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड निकालते हैं उसके कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके रूट लेने से, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालते हैं कंपोनेंट्स को स्क्वायर करके रूट लेने से, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का रूट। तो एक वेक्टर है यूनिट वेक्टर, एक वेक्टर है जिसका कोई मैग्नीट्यूड है, तो जो यूनिट वेक्टर होगा उस वेक्टर की डायरेक्शन में, उस वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, उस वेक्टर को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से, तभी तो 1 मैग्नीट्यूड की बात आ रही है, 1 मैग्नीट्यूड में वो ऐसा होगा, ठीक है। ए कैप क्या होती है? ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। Like and unlike vectors, vectors are said to be like when they have the same sense of direction but magnitudes may be different, unlike when the opposite direction magnitude। like मतलब सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, तभी तो कह रहे हैं लाइक है, ये दोनों लाइक लाइक है, मतलब हाइट चेंज हो सकते हैं लेकिन दिखते हैं पोल लाइन का एक जैसा है, ठीक है। तो द गर्ल लाइक्स मी बट डोंट लव मी, मतलब नॉट लव्स मी, मतलब ऐसी लड़की से फिर मतलब दूरी बना के रखो, वो खेल के चली जाएंगी, ठीक है। बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। अच्छी लड़कियां यार बहुत हैं यार भाई, अच्छी लड़कियां बहुत हैं, अच्छी लड़कियों को देखो ना, गंदी लड़कियों से क्यों बातें कर रहे हो? जो लड़की तुम्हारे साथ खेलना चाह रही है, जो तुम्हारे मज़े लेगी, तुम्हें पता है मज़े लेगी, उसको भूल जाओ। लड़कियाँ बहुत हैं, लड़की अपने आप आ जाएगी तुम्हारे पास अगर तुम कामयाब हो गए, तुम मत जाओ उसको परेशान करोगे, वो खुद खुश होकर जो तुम्हारे साथ आएगी ना, तब मज़ा आएगा तुम्हें, ठीक है। कामयाब बनो ताकि वो भी खुश हो तुम्हारे पास आने में, तुम्हारे से दोस्ती करने में, कामयाब बनो, ठीक है। ये नहीं है कि उसको गिफ्ट दे रहे हैं, ये दे रहे हैं बाप के पैसे पे, तो वो वैसे ही कुछ नहीं, उसको पता है कि बापू के पैसे ख़राब कर रहे, वेस्ट कर रहे, मेरा क्या जा रहा है, मेरे को तो गिफ्ट देना, मैं ले लेती हूँ, मेरे को तो गिफ्ट दे रहा है। तुम्हें सोचना पड़ेगा तुम बापू के पैसे ख़राब करो। अरे जितना जल्दी कामयाब हो जाओगे, तुम 18 साल की उम्र में लेफ्टिनेंट बन गए तो लेफ्टिनेंट के लिए तैयारी करने लगे, एनडीए में चले गए 18 साल की उम्र में, एनडीए में रहोगे तब भी तुम्हारी सैलरी आएगी घर पे, तो तुम नौकरी लग गए ना एक टाइप से, कितने खुश होंगे तुम्हारे माँ बाप की, बेटा की टेंशन खत्म होगी। बहुत टेंशन रहती है माँ बाप को कि बेटा कामयाब हो गया नहीं, बेटा क्या नौकरी करेगा, कैसी नौकरी करेगा, बापू को बहुत टेंशन होती है मुझे कब तक काम करना पड़ेगा। जैसे तुम्हें लगता है ना कि मुझे कब तक पढ़ाई करनी पड़ेगी, वैसे बापू को भी लगता है तुम मुझे कब तक कमाना पड़ेगा, मेरा बेटा कब कामयाब होगा। और जिस दिन बेटा की नौकरी लग जाती है और वो 50,000 से 1 लाख के बीच में कमाने लग जाता है महीने की, तो बापू को ये टेंशन रहती है चलो कमाना शुरू कर दिया, आगे आगे तुझको और बढ़ जाएगी सैलरी। ये होता है भाई। और एनडीए में जो लेफ्टिनेंट बनोगे तुम, बहुत अच्छी चीज़ है वो, जॉब नहीं है वो, धरती माँ के लिए अपना काम है, उसको करो। घर में फिर कोई फैमिली बिजनेस वगैरह चल जाएगा तो उससे तुम्हारी फिर इनकम भी अच्छी बन जाएगी, लेकिन ये जॉब नहीं होती है। तो धर्म है, तुम्हारा फ़र्ज़ है, सोचो तुम फ़र्ज कर रहे हो, फ़र्ज पूरा कर रहे हो और फिर तुम्हारी सैलरी भी अच्छी हो रही है, क्या एक बिज़नेस, फैमिली बिज़नेस प्लस में तुम एक गवर्नमेंट जॉब में हो, जो कि मतलब फ़र्ज़ है तुम्हारा धरती माँ की सेवा करना, धरती माँ की रक्षा करना, इंडियन आर्मी में तुम्हारा फ़र्ज़ है, तुम फ़र्ज़ भी पूरा कर रहे हो और तुम्हारी इनकम भी अच्छी हो रही है, तो तुम्हारी किस्मत है भाई। और आर्मी और सरकार बिल्कुल सपोर्ट करती है इस चीज़ में भी। तो तुम सोचो तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारा अगर लास्ट अटैम्प्ट भी है तो भाई कर दो पास, किस्मत चमक जाएगी। बहुत बड़ी चीज़ है आर्मी। आईआईटी में जाके क्या करोगे, क्या पता नौकरी ना लगे। आर्मी में जाओगे, डिफेंस में एनडीए में चले गए तो 100% लेफ्टिनेंट बनना हो। आईआईटी बॉम्बे में चले गए, क्या पता प्लेसमेंट ना लगे, क्या पता कम की लग जाए। एनडीए में चले गए तो 22 लाख
पर एनम की प्लेसमेंट लगनी कंपलसरी हो जाएगी तुम्हारा, मतलब 22 लाख पर एनम लगेगी। 12 लाख 2 लाख जब हो जाएगी तो तुम्हारी 24 लाख की हो जाएगी। सीधे जाओगे तो भी तुम्हारी 6 लाख पर एनम तो कच्ची कच्ची रहेगी। 80,000 70,000 तो बन जाएगी तुम्हारी। और सैलरी के लिए तो जाओ ही मत भाई एनडीए में। सैलरी के लिए इंडियन आर्मी में जाने का ही नहीं है। वो वैल्यू की चीज़ है भाई, उसकी कोई सैलरी से कंपैरिजन नहीं कर सकते। उसकी जो पावर है ना वर्दी की, वही अलग चीज़ है। उसका मतलब इज्जत वैल्यू धरती में आगे लिए फर्ज करना, पूरा करना और सुरक्षा करना कितनी बड़ी चीज़ है। ऐसे तो तुम बाद में भी कमा लोगे, रिटायर होने के बाद भी कमा लोगे, और अपनी ड्यूटी करते करते भी तुम्हारा मतलब फैमिली बिजनेस वगैरह होके चल जाएगा काम, कि तुम कमा रहे हो, फैमिली बिजनेस भी चल रहा है। टाइम पास टाइप में, मतलब नोट टेकन एज सीरियस ना लेते हो। टाइम पास तो नहीं कह सकते, लेकिन सीरियस ना लेते हुए भी चलेगा, तो तुम भी उसमें भी कुछ कमाओगे। तो इसलिए उस पर टेंशन नहीं लेनी। लेकिन यह है कि भाई सबसे बेस्ट चीज़ है डिफेंस में जाना। एनडीए में अगर नहीं हो पाता है ना, तो भाई सीडीएस के लेवल जरूर देना, फिर जाना डिफेंस में। ये कोई नौकरियों के चक्करों में मत पड़ जाना बेफालतू। बिजनेस करने में भी तभी मज़ा आएगा जब तुम इंडियन आर्मी से क्या तो रिटायर रहोगे या इंडियन आर्मी में रहोगे, तभी बिजनेस में मज़ा आता है। तो इसलिए अपना फोकस करो, कोशिश करो नेशनल डिफेंस अकेडमी में चले जाएँ, वरना फिर सीडीएस की ट्राई करो। मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, मैं उसकी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जाऊँ। मुझे लगता है मेरा पेपर पास हो जाएगा। पेपर पास होते मैं एकदम बेस्ट एसएसबी के लिए कोचिंग होगी उसमें जाऊँगा, और बिल्कुल अपना 100% दूँगा। फर्स्ट डे से 100% दूँगा और अपना बेस्ट बनूँगा भाई। हिंदी में जाना मेरे को भाई। ठीक है, तो हमने 3-4 दिनों में बढ़िया कर लो यार, पेपर पास हो जाए। किस्मत रही तो पेपर पास होकर चाहिए। को इनिशियल वेक्टर्स मतलब एक ही सेम इनिशियल पॉइंट से 2 वेक्टर बने हुए हैं। ठीक है, को लीनियर और पैरेलल वेक्टर्स। को लीनियर, देखो को लीनियर पॉइंट्स क्या थे, एक ही लाइन में 3 पॉइंट्स आ जाए। को लीनियर वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे, पैरेलल वेक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, द वेक्टर विच आर पैरेलल टू द सेम स्ट्रेट लाइन। को प्लेनर वेक्टर्स, एक ही प्लेन में जो वेक्टर होते हैं। 2 वेक्टर आर ऑलवेज को प्लेनर, 2 वेक्टर होते हैं वो हमेशा को प्लेनर होते हैं। 3 or more vectors are said to be coplanar when they are parallel to same plane, otherwise they are said to be non-coplanar. कोटर्मिनस वेक्टर हैविंग द सेम टर्मिनल पॉइंट इज कॉल्ड कोटर्मिनस, मतलब सेम एंडिंग पॉइंट सेम आ रहा है। ठीक है, और नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर मतलब कि डायरेक्शन चेंज कर दो। ठीक है, द वेक्टर विच हैज सेम मैग्नीट्यूड बट द वेक्टर ए बट हैज़ द डायरेक्शन इज द डायरेक्शन अपोजिट हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई, तो माइनस हो जाएगा। मैग्नीट्यूड से कोई वो नहीं पड़ता फर्क। ठीक है, but in opposite direction और बात है। रेसिप्रोकल ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर का रेसिप्रोकल ऑफ ए वेक्टर क्या होता है भाई। रेसिप्रोकल ऑफ ए वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द वेक्टर ए बट द मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन वेक्टर। अब अगर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, वो डायरेक्शन मान लो ईस्ट है, लेकिन उसका नेगेटिव क्या होगा कि डायरेक्शन चेंज हो गई, वेक्टर डायरेक्शन चेंज हो गई, नेगेटिव हो गया ना, नेगेटिव डायरेक्शन चेंज हो गई, वेस्ट हो गई। लेकिन एक वेक्टर अपना रेसिप्रोकल क्या होता है कि भाई रेसिप्रोकल मतलब डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड का रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाना, नेगेटिव अपन नहीं कहते नेगेटिव एंगल है, नेगेटिव एंगल है, तो वैसे ही नेगेटिव मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाना और अपना द मैग्नीट्यूड रेसिप्रोकल। Localized and free vectors whose initial point on the tail or the tail is not fixed, velocity vector of a particular moving particle along a straight line। भाई लोकलाइज्ड मतलब क्या होता है, फिक्स्ड का मतलब होता है फिक्स्ड, और लोकलाइज्ड फिक्स्ड का मतलब तो फिक्स्ड हो गया। अब लोकलाइज्ड मतलब लोकल, एक बार कहते हैं लोकल एरिया में होना, तो लोकलाइज्ड मतलब लोकलाइज्ड है, ज़्यादा कोई फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, और फिक्स्ड नहीं है, लोकलाइज्ड है। और अपना जो ये है क्या कहते हैं इसे,
टेल से भी अपन देख सकते हैं, टेल जब फिक्स नहीं होगी ना तो वो अपना वो हो जाएगा। टेल अगर फिक्स है तो फिर वो पहले एक ही डायरेक्शन में फिक्स हो गया। वो टेल फिक्स नहीं है तो फिर उसको उसी उसी प्लेन पे अपन उसी डायरेक्शन में उसी प्लेन पे अपन आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। वो फिर फ्री वेक्टर कहलाता है। एडिशन ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर एडिशन करेंगे तो भाई अपना अपना वो होता है ना ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन होता है। तो ऐसे ऐड करते हैं अपन मतलब सीधा ऐड नहीं कर सकते कि भाई ए में जोड़ दें, ये कर दिया, बी जे में जे जोड़ दिया, के में के जोड़ दिया, ऐसे एडिशन नहीं होगा। ठीक है, के में के जोड़ के, ए में ए जोड़ के, ऐसे एडिशन नहीं होता है। अपना एडिशन कैसे होगा? अपना एडिशन होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो भाई ट्रायंगल लो, ट्रायंगल लो क्या है भाई? ए वेक्टर है कोई और उसके ही हेड से टेल टच हो रही है बी वेक्टर की, तो जो ए वेक्टर की टेल होगी और बी वेक्टर का हेड होगा, उससे जो वेक्टर बनेगा वो होगा ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है, ए प्लस बी वेक्टर हो गया। पैरेललोग्राम लो क्या होता है कि भाई साहब वेक्टर तो दे रखे हैं और फिर अपने को ऐसे दे रखे हैं, तो वही वेक्टर एक टाइप से शिफ्टिंग हो गई। वेक्टर के अपन ने थोड़ी शिफ्ट करके फिर बना दिया, वो भी ट्रायंगल लो ही कह सकते हैं अपन। ठीक है, पैरेललोग्राम लो को ट्रायंगल लो ही कह सकते हैं, बस एक शिफ्टिंग करनी पड़ जाती है थोड़ी सी। पॉलीगन में फिर वही बनता है, अगर पॉलीगन है तो अपना सीधा सीधा बनता है ओ ही आ जाए फिर ओ ही, तो अपना लास्ट में जुड़ जाते बाकी सब ऐड, और लास्ट तो पीछे घुमा के रखे कितना ही कुछ भी बन रहा हो, लेकिन उन सब का ऐड इससे हो जाएगा। एक वेक्टर इधर से चलना शुरू करा है ऐसे, लेकिन इस पॉइंट से अगर मैं सीधा उसको मिला दूँ तो ये हो जाएगा मेरा वो सीधा पॉलीगन कंप्लीट करना है, समझ लो। तो यही देखना है, ध्यान में ये रखना है अपने को कि भाई साहब डायरेक्शन क्या है। एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल टच हो रही है तो ठीक चल रहा है, फिर अपने को सीधा मिला देना है। अगर गड़बड़ है तो अपने को फिर सही करना पड़ेगा, जैसे पैरेललोग्राम लो में सही करते हैं। पैरेललोग्राम में अपन ने सही किया है ना, ऐसे सही करते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन इज़ कम्यूटेटिव। ए वेक्टर में अगर तुम बी वेक्टर जोड़ोगे तो वो इक्वल होगा बी वेक्टर में ए जोड़ने से। वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर आइडेंटिटी, ए में जीरो ऐड करोगे, जीरो में ऐड करोगे ए के बराबर ही होता है, ए की बात होती है। जीरो इज़ द नल वेक्टर हो गया। इनवर्स मतलब माइनस ऑफ ए कर दो तो जीरो हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखें तो भाई साहब एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना ये कुछ भी नहीं होता है, बल्कि ये होता है कि एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर का अपोजिट ऐड करना। ठीक है, माइनस ऑफ मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय स्केलर, तो भाई एम से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अंदर में भी एम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुको भाई, एक मिनट।